आप भूल जाओ कि संसद से न्याय मिलेगा, कि संसद तुम लोगों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि वो आवारा हो चुकी है। एक अध्यापक के रूप में मेरी चिंता यह है कि यदि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होगा और योग्यता के आधार पर नहीं होगा, तो इसका खमियाजा आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। इनके खिलाफ बोलेगा, किसी भी समाज का है, वो डेफिनेटली निशाने पे है, लेकिन सबसे बड़ा अगर निशाना है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज है, ये आप याद रखिएगा। शिक्षा व्यवस्था को तीन तरह से नष्ट किया जा सकता है। एक है कि आप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें और उसको केंद्रीकृत कर लें। आमतौर पर दुनिया भर के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनका नियम यह है कि वहाँ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग के शिक्षक स्वयं बनाते हैं। लेकिन यदि वह एक जगह से भेजा जा रहा है तो इसका मतलब विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और शिक्षक की स्वायत्तता भी समाप्त हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हम यह देखते हैं जिससे विश्वविद्यालयों को काबू किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है अध्यापक किस प्रकार आएंगे, शिक्षक किस प्रकार आएंगे, उसको नियंत्रित करना। और अभी हमारा चिंता का विषय जो आज खासकर हम लोग बैठे हुए हैं वह है, अलावा इसके कि यह जो एक मांग पत्र है, नंदिता जी ने बात की और बाकी सारे लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन एक अध्यापक के रूप में मेरी चिंता यह है कि यदि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होगा और योग्यता के आधार पर नहीं होगा, तो इसका खमियाजा आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। कम से कम 30 साल 40 साल आज बहाल किए हुए अध्यापक रहने वाले हैं, वे अध्यापक अगले अध्यापकों की बहाली करेंगे। तो आज जो उनकी अपनी गुणवत्ता है, हम मान सकते हैं कि उससे कम गुणवत्ता वाले लोगों की बहाली वे करेंगे, क्योंकि वे स्वयं असुरक्षित होंगे। इसके ब्यौरे बहुत दिए जा चुके हैं, किसी पर निजी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। असल बात प्रक्रिया की है और वह प्रक्रियागत प्रश्न उठाए गए हैं। एक तो यह कि योग्यता का पैमाना क्या है, दूसरे यह कि चयन समितियों को चुनने का पैमाना क्या है, उसमें पारदर्शिता कहाँ है, तीसरे यह कि क्या इंटरव्यू में जो कुछ हो रहा है उसी पर 100% फैसला होगा, 100% फैसला होगा, यह मसला है। अगर इंटरव्यू पर आप 100% नंबर दे देंगे, 100 के 100 नंबर दे देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अंदर जो 5 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, वे 2 मिनट 3 मिनट में किसी के बारे में फैसला कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसने PhD कर रखी है, जिसके पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जो 10 वर्ष से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, उसके मुकाबले जब आप सिर्फ MA किए हुए व्यक्ति को चुनते हैं जिसका कोई प्रकाशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका तर्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। जिसको चुना जा रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चुन रहा है उसे यह तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ऐसा उसने क्यों किया। दूसरा, एडॉकिज्म को खत्म किया जाए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग 10 वर्ष से एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे, 10 वर्ष तक अगर वो पढ़ाने के योग्य थे, तो अचानक स्थायी नियुक्ति के समय वे अयोग्य कैसे हो गए, यह भी प्रश्न किया जाना चाहिए। हमें जो चारों तरफ से खबरें मिल रही हैं, इंटरव्यू में जाने वालों के द्वारा, टीचर इंचार्जेस के द्वारा, कई हेड्स के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं, वे बहुत चिंताजनक हैं। और वे दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा पर वो धब्बा लगाने वाली खबरें हैं। कायदे से विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शी तरीके से अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और हम यही कहने यहाँ आए कि शिक्षक की नियुक्ति दरअसल शिक्षक की भलाई के लिए नहीं की जाती है, शिक्षक की नियुक्ति छात्रों के लिए की जाती है। तो अभी यदि शिक्षक की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया से हो रही है जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है, जो संदिग्ध प्रक्रिया है, इसका नतीजा छात्रों पर पड़ेगा। और यह आखिरी बात मैं कह रहा हूं, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि निजी विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालय एक एक अध्यापक की नियुक्ति में खासी मेहनत करते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं।
हमारे यहाँ नियुक्ति 2 मिनट 3 मिनट के इंटरव्यू पर हो रही है। इसका मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिसमें साधारण लोगों के बच्चे बच्चियां आते हैं, उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अब पढ़ाई की गुणवत्ता का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा खमियाजा, ये पूरी जो कीमत है, यह कीमत इस समाज के जो सबसे हाशिए के लोग हैं उनके लड़के लड़कियों को अदा करनी है। यह समाज का मसला है, जनता का मसला है। किसी एक एडहॉक टीचर के निकाले जाने, उसकी आजीविका, उसके घर चलने, उसके यहाँ चूल्हा बुझ जाने का मामला नहीं है। इस तरह से ही इसको देखा जाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि हमारे पास जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ इन एडहॉक टीचर्स के प्रतिनिधि नहीं। तो उस दृष्टि से इस विषय पर विचार करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत शुक्रिया। दुर्भाग्य हमारा ये कि ये जाति कभी नहीं जाती और ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आज भी सिर्फ कि वो उस संघ से है जो आज राज कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी विचारधारा आज राज कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, इसीलिए एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये आपको बताना क्यों जरूरी है? ठीक वहां पे प्रोफेसर रतन लाल बैठे हैं, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि आपने कभी उनकी पब्लिकेशन देखी है? कि आपने नंबर ऑफ बुक्स जो उन्होंने पब्लिश की है देखी है? ठीक ऐसे ही डॉक्टर सविता रॉय जो कि अपने आप को बीजेपी और संघ की बताती हैं, वो भी प्रोफेसर है, ये भी प्रोफेसर है। मेरे को धरने पे क्यों बैठना पड़ा साथियों? आज 116 दिन हो गए, बार बार बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर सविता रॉय और ये रतन लाल प्रोफेसर, जब इन पे एक फर्जी मुद्दे पे एफआईआर की जाती है और वो पूरे षड्यंत्र के तहत फर्जी मुद्दे पे एफआईआर की जाती है, और जब ये प्रमोशन के लिए जाते हैं और वही यूनिवर्सिटी वही कॉलेज इनको कहता है कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर है। एफआईआर कोर्ट में मैं भी थी जब इनका केस चल रहा था, जज भी हंस रहा था, लोग सुन के कि ये कोई मुद्दा है जिस पे एफआईआर है, और इनका प्रमोशन रोका और इनको बाहर जाने के लिए, फॉरेन में जाना था, अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए बाहर रोका। और उसी कॉलेज की दूसरी प्रोफेसर क्रिमिनल सविता रॉय, दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल, उसको ऊपर SC/ST स्पेशल एक्ट में चार्जशीट है, लेकिन वो अभी भी कार्यरत है, अभी भी पे एंड पॉच उस कुर्सी पे बैठ के सब ले लिया और ये हाल। और तीसरी कड़ी में आते हैं हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हो उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताकर, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा कर दूंगी इस चीज को। ये वही है कि जिसके मुंह में जुबान है उसके साथ यही किया जाएगा, और यही हो रहा है यूनिवर्सिटी में। शायद हम लोग सामने आए हैं, लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए, और आज आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इसलिए कि कब तक आखिर कब तक ये हेजेमनी, ये चीज, ये पितृसत्ता, ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग एक विचारधारा के लोगों को, मूर्खों की जमात को इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी में रखेंगे, और जिनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको गिनती से बात किया जाएगा। और असली टारगेट विचारधारा तो है ही, कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा, किसी भी समाज का है, वो डेफिनेटली निशाने पे है, लेकिन सबसे बड़ा अगर निशाना है वो SC/ST OBC मिनॉरिटीज है, ये आप याद रखिएगा। और यही चीज जो लक्ष्मण यादव के साथ हुई, 14 साल की पढ़ाई 14 मिनट में डिसाइड किया गया। और अगर मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि किसी को अगर ये गलतफहमी है कि उनको तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से निकाल दिया ना, कि एक इंटरव्यू किया और लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया और ये तथ्य और ये दे दिया, और ये क्रिमिनल्स क्या कहते हैं, अरे हमने तो एक ओबीसी को हटा के ओबीसी ही रखा ना, हमने डॉक्टर ऋतु की जगह एक SC को हटा के SC ही रखा ना। नो, ये सत्य नहीं है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है, ये क्रिमिनल केस है। कोई मॉरल ग्राउंड्स भी होते हैं किसी चीज की, ये इसके ऊपर अगर आप कार्रवाई करोगे तो अंदर से बहुत चीजें अनफोल्ड होंगी, और हम उसके लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी। और अभी हाल ही में मैं अपनी बात खत्म करूंगी, हमारे बीच में जब सांसद साहब मनोज झा जी हमारे प्रोटेस्ट पे आए थे कुछ 4 दिन पहले, तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छे तरीके से कही थी कि अब भूल जाओ कि संसद से न्याय मिलेगा, कि संसद तुम लोगों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि वो आवारा हो चुकी है। तो तुम्हें लड़ाई अगर लड़नी है तो रोड, सड़क इज ओनली ऑप्शन। तो आप सब भी तैयारी कर लीजिए, हमने अपनी कमर बांधी है। तो आई थिंक सर यू लिव लॉन्ग, आई जस्ट टुक योर नेम, जय भीम सर। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई की बारी आ चुकी है, कि अब वो वक्त आ चुका है कि संसद अगर आ रहा है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। मेरे साथी लक्ष्मण से मैं कहूंगी, और प्रोफेसर रतन लाल सर भी बैठे हैं, मनोज झा जी हैं, सबको मैं कहूंगी कि हम तैयार हैं। 116 दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ, ये 3 डिजिट्स है, ट्रिपल डिजिट, अगर ये 4 में भी बदल जाए तो भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। इसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ूंगी जब तक ये क्रिमिनल अपने सही घर नहीं पहुंच जाए, जो कि सलाखों के पीछे है। शुक्रिया, जय भीम।